पलकों की छाँव में पार्ट 4। वंश एक पल को मिश्का को देखता रहा था, जैसे उस अधूरे पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बिस्तर से उठ गया था। कहीं मत जाना, उसने एक नज़र मिश्का पर डालते हुए कहा और कबोर्ड से एक सॉफ्ट टॉवल निकाला। मिश्का ने उसे चुपचाप देखा। उसकी नज़रें अब भी हिचक और शर्म से हल्की सी लाल थीं। वंश ने उसके चारों तरफ चादर लपेट दी थी। उसकी उंगलियां जैसे संकोच को सहला रही थीं। इतना डर क्यों रही हो जान? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा। मिश्का ने गर्दन झुकाई और फिर धीरे से कहा, आप ऐसे जाएंगे सबके सामने? मतलब बस टॉवल में ही? वंश ने एक मुंह ऊपर उठाया और आंखों में शरारत उतर आई थी। क्यों? तुम चाहती हो कि मैं ऐसे ही चला जाऊं? मिश्का की आंखें फैल गई थी। मैंने ऐसा कब कहा? वंश पूरी तरह मुस्कुराने लगा था। मतलब तुम देख रही थी मुझे। बस कीजिए आप। मिश्का ने चादर से खुद को ढक लिया था। रिलैक्स जान, वंश ने टॉवल खुद पर लपेटते हुए कहा। नीचे कोई तुम्हारी तरह नाजुक नहीं बैठा जो मुझे देखकर शर्मा जाएगा। वो मुड़ने लगा था मगर दरवाज़ा खोलते ही रुक गया था। फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, और हाँ, मेरी गैर हाजिरी में अगर अपनी धड़कनों पर कंट्रोल नहीं कर पाओ तो मेरी शर्ट को फिर से मत फाड़ देना। मिश्का ने तकिए में अपना मुंह छुपा लिया था। नीचे हॉल में वंश की तेज कदमों की आहट गूंज रही थी। एक नौकर हाथ में लिफाफा लिए खड़ा हुआ था। किसने दिया ये? वंश ने पूछा। भैया, वो तो बिना कुछ कहे ही चले गए। बस बोले कि आपको दे देना है और कहिए फ़ोन ऑन करें। वंश ने लिफाफा हाथ में लिया और माथा हल्का सा सिकोड़ते हुए उसे खोला। उसके अंदर एक छोटा सा नोट था। वंश, तुम्हारा फ़ोन बंद है। मैं जानती हूँ तुम अवॉइड कर रहे हो, लेकिन अब और नहीं। घर लौटो तुरंत। अंजलि। वंश ने गहरी सांस ली। गाड़ी से मेरा फ़ोन ले आओ, वंश ने नौकर की ओर देखते हुए कहा। अभी लाया छोटे मालिक, कहकर नौकर तेजी से बाहर चला गया था। वंश वहीं खड़ा रहा था, हाथ में अंजलि दी का लिफाफा और आंखों में एक सोच पर चेहरा अब भी शांत था। कुछ ही देर में नौकर लौट आया था फ़ोन लेकर, मगर इस बार आते हुए वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वंश की नज़र उस पर पड़ी तो उसने भौं चढ़ा दी थी। क्या हुआ? कोई आठवां अजूबा देख लिया है क्या? नौकर ने सिर झुकाया, लेकिन मुस्कान छिपा नहीं पाया था। नहीं मालिक, वो आप। क्या बकवास है ये? वंश ने झुल्लाकर फ़ोन उसके हाथ से लिया, मगर तभी उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी और वहाँ साफ साफ दिख रहा था उसके सीने से लेकर कॉलर तक और कंधे की तरफ तक लिपस्टिक के कई न कई निशान थे। वंश पल भर को रुका, फिर उसके होठों पर एक तिरछी बेहद धीमी मुस्कान उभर आई थी। अब समझा। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ कमरे की ओर बढ़ गया था। अब उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो अभी अभी कोई युद्ध जीत कर लौट रहा हो। वो कमरे में दाखिल हुआ। मिश्का अब तक चादर में ही लिपटी बैठी थी और उसकी नज़रें जैसे वंश का ही इंतजार कर रही थीं। वंश ने फ़ोन ऑन किया और 2 ही सेकंड में स्क्रीन चमकी। अंजलि दीदी कॉलिंग। वंश ने मिश्का की तरफ देखा और आंखों से पूछा, उठाऊं जान? मिश्का ने हौले से सिर हिला दिया था। वंश ने फ़ोन उठाया। हेलो दी, वंश ने धीरे से कहा और स्पीकर ऑन कर दिया था। फ़ोन से तुरंत आवाज़ आई, तेज़, नाराज़ और फिर परेशान सी। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी वंश, हमें मिश्का से बात करनी है। उसे फ़ोन दीजिए। वंश ने मिश्का की तरफ देखा और एक टीजिंग भरी मुस्कान के साथ मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। लो जान, अब दी के सामने भी मत शर्माओ। मिश्का ने झिझकते हुए उसके हाथ से फ़ोन लिया और कांपती आवाज़ में कहा, दी नमस्ते, सब ठीक तो है ना? फ़ोन से अंजलि दीदी की आवाज़ थोड़ी मुलायम हुई, मगर उसमें अब भी एक अजीब सी गर्माहट थी। मिश्का, वंश आपको डरा तो नहीं रहा था ना? जब से तुम गई हो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना? वंश अब मिश्का के बिल्कुल पास आ चुका था और उसके पीछे बैठ गया था। उसके गीले बालों से टपकती बूंदें मिश्का की गर्दन से टकराईं और मिश्का ने फ़ोन थामे थामे सिहर कर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। दीदी, मिश्का की आवाज़ में अब झिझक थी। वंश अब डराती नहीं है हमें। फ़ोन से हंसी जैसी एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, तो वो तुम्हें अब डराती नहीं है? वंश झुका और मिश्का के कान में फुसफुसाया, बोल दो ना जान, अब तो बस तुम्हें बहकाते हैं। मिश्का ने उसे घूरा और फ़ोन पर धीमे से बोली, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ दीदी, अभी वो। समझ गई मिश्का? अंजलि दीदी की आवाज़ में शरारत उतर आई थी। अब हम तुमसे बाद में बात करेंगे। तुम्हारी ये डरावने पति शायद तुम्हें फिर से चुप करवा दें। फ़ोन कट चुका था और अब कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। फ़ोन कटते ही मिश्का ने झट से चादर को कसकर पकड़ा और वंश से थोड़ा दूर खिंचकी। अब आप दूर रहिए हमसे। उसकी आवाज़ में एक मासूम सी सख्ती थी। वंश उसकी तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। वंश, आप क्या कर रहे हैं? मिश्का की आवाज़ कांप गई थी। छोटी मालकिन को उनके छोटे मालिक थोड़ा साफ करने ले जा रहे हैं। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, हम खुद चले जाएंगे। हमें शर्म आ रही है आपसे, आप छोड़िए ना। तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? सच में? वंश ने उसका चेहरा देखा। आंखों में शरारत और होठों पर एक इनोसेंट सी स्माइल थी। वो सीधा वॉशरूम की ओर बढ़ा और मिश्का को शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया था। पानी की बूंदें ऊपर से गिरने लगी थीं और मिश्का ने भीगी पलकों के साथ नीचे देखा। प्लीज़ आप बाहर जाइए ना वंश, उसने फुसफुसाकर कहा कांपते होठों के साथ। वंश ने उसके चेहरे से गीली लट हटाई और गहराई से कहा, तुम मेरी हो जान, और तुम्हारी हर हिचक मुझे और करीब लाती है। आप प्लीज़ ऐसे मत देखिए, हमें शर्म लग रही है। कैसे जान? वंश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझा ली थीं। ऐसे
या ऐसे? उसने मिश्का की ठुड्डी हल्के से छूते हुए ऊपर देखा, लेकिन मिश्का ने मुंह फेर लिया था। आपको कोई शर्म नहीं है क्या? नहीं, वंश ने सीधा जवाब दिया। तुमसे प्यार करने में कभी शर्म नहीं आएगी। शावर की बूंदें अब और तेज हो चली थी और वंश ने उसके कान के पास झुकते हुए धीमे से कहा, वैसे भी अब जब लिपस्टिक सारे बदन पर लगी है तो मुझे ही। छी! मिश्का ने कुछ कहना चाहा, लेकिन गालों की लाली और आंखों की झिझक ने शब्दों को धो डाला था। वंश की हंसी धीमी मगर जानबूझकर शरारत से भरी हुई थी। उसने मिश्का की नजरें चुराने की कोशिश पर मुस्कुराते हुए एक आखिरी बार उसे देखा और फिर बोला, ठीक है छोटी मालकिन, आप खुद ही नहाइए, मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। लेकिन वो दरवाजे की चौखट की तरफ रुका। और हाँ, अगर ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना, मैं अभी बाहर ही हूँ। मिश्का उसकी बात पर शर्मा कर ही रह गई थी और वंश बाहर चला गया था और अब मिश्का अकेली खड़ी थी शावर की बूंदों के नीचे। गालों पर गर्मी और दिल की धड़कनों के शोर के बीच शावर की बूंदें जैसे ही थमी थीं, बाथरूम का दरवाज़ा खुला। मिश्का नहाकर बाहर आई, पाँव बेहद धीमे जैसे ज़मीन पर नंगे पाँव वो उसकी बूंदों को छू रही हो। उसने पर्पल रंग की साड़ी पहनी थी, वो साड़ी जो वंश ने ही उसे अलमारी में रखवा दी थी सिर्फ इसलिए कि ये रंग उसकी आंखों जैसा था। साड़ी अभी उसके भीगे बालों से हल्की हल्की चिपकी हुई थी और माथे की बिंदी के नीचे उसका झुका चेहरा जैसे शर्म से पिघलता ही जा रहा था। वंश बिस्तर पर बैठा हुआ था और जैसे ही उसने नजरें उठाईं सब कुछ जैसे थम गया था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी जगह से उठा। तुम्हें मालूम है जान, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी हर हरकत पर मिश्का की जान जैसे गले में अटक रही थी। वंश ने उसके करीब आते हुए कहा, इस रंग में तुम मेरी जान भी ले सकती हो। मिश्का ने नजरें नहीं उठाई थी, बस साड़ी के पल्लू को और कसकर थाम लिया था। मत देखिए ना इस तरह, उसने धीमे से कहा। तो कैसे देखूं जान? वंश अब उसके ठीक सामने था। उसने एक उंगली से उसकी ठोड़ी उठाई मगर मिश्का ने मुंह फेर लिया था। इतनी शर्मजान? वंश ने थोड़ा झुकते हुए कहा। क्या करूं, मैं तो फिर से बहक रहा हूं तुम्हें देखकर। आप प्लीज़ बस कीजिए ना, आप कितना परेशान करेंगे हमें। उसकी आवाज़ जैसे सांसों में उलझ रही थी। ठीक है जान, वंश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अब मैं खुद को ठंडा करने जा रहा हूँ, वरना ये साड़ी जिम्मेदार होगी और फिर तुम कहोगी शर्म करिए। वो वॉशरूम की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए अंदर चला गया था। मिश्का ने सिर को झटका और बिस्तर के पास बैठ गई थी। बिस्तर की सिलवटों को हल्के हल्के सहलाते हुए मिश्का बैठी तो थी मगर उसकी आंखें कहीं और ही चली गई थीं, बहुत पीछे। उस वक्त में जब वो सिर्फ एक नौकरानी थी रायज़ादा मेंशन की, उसकी पलकों में एक भारीपन उतर आया था और अचानक सबको धुंधला सा लगने लगा था। वो दिन जब मैं पहली बार गलती से उस लिविंग रूम में चली गई थी। शानदार झूमर की रोशनी, मखमली सोफ़ा और सामने बैठे थे वंश रायज़ादा। जिसकी नज़र उस पर पड़ी तो जैसे पूरे कमरे की हवा ठहर गई थी। तुम नहीं जानती क्या, यहाँ नौकरों का आना मना है, उसने कांच का गिलास उसके सामने फेंकते हुए कहा। वंश के गुस्से के किस्से तो पहले से ही हवेली में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और मिश्का की तो उसे देखकर जैसे जान ही अटक गई थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। उसकी आवाज़ जैसे बर्फ की तरह चुभ गई थी मिश्का को। मिश्का को याद था कैसे डर के मारे उसकी सांसें रुक गई थी और फिर नानी जी की कड़वी बातें जो उस दिन उनके पास जहरीली हो गई थी। औकात भूल गई थी क्या तू? रायज़ादा के लिविंग रूम में जाकर क्या साबित करना चाहती है? कहीं उन पर डोरे डालने का तो इरादा नहीं था तेरा? बड़ी मालकिन ने बुलाया है तुझे मिलने के लिए, अब वही फैसला करेंगी तेरा। मिश्का का गला कसने लगा था वो सब सोचकर। वो अपने आंचल के कोने में मुट्ठी में भीजते हुए फुसफुसाई, कितनी बार रोई थी उस रात में, सिर्फ इसलिए कि मैं गलती से वहाँ चली गई थी जहाँ जाना मेरा हक नहीं था। उसकी आंखों से 2 बूंदें चुपचाप गिर पड़ी थीं और उसी वक्त बाथरूम से पानी की धार भी रुक गई थी। वंश अभी बाहर नहीं आया था लेकिन मिश्का की आंखें अभी भीगी हुई थीं। बस फ़र्क ये था कि तब वो आंसू बेबसी के थे और आज उन्हीं आंखों में थोड़ा सा भरोसा भी था उस शख्स पर जो तब शायद उसे समझ नहीं पाया था मगर अब उसकी ज़िंदगी बन बैठा था। कुछ मिनट बाद वंश वापस तो आया। उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसने एक सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र मिश्का के हाथों पर पड़ी वो अचानक सीरियस हो गया था। रुको, उसने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा। ये क्या, मैं कैसे भूल गया? मिश्का ने खुद को छुपाने की कोशिश की लेकिन वंश पहले ही उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले चुका था। उसकी हथेली की त्वचा अभी लाल थी। तुम बहुत लापरवाह हो जान, तुम्हें याद क्यों नहीं रखा कि तुम्हारे हाथों में चोट है? उसकी आवाज़ अभी गंभीर थी। कुछ नहीं, थोड़ा सा ही दर्द है। मिश्का ने जल्दी से बात टालनी चाहिए। थोड़ा नहीं, बहुत जल गया है तुम्हारा हाथ, वंश ने सख्ती से कहा। वो उठा, ड्रेसर से मरहम निकाली, कॉटन लिया और वापस लौटकर जमीन पर बैठ गया था। शायद जब मैं तुम्हें छेड़ रहा था और तुम सिर्फ डर सह रही थी, उसने खुद से कहा जैसे अपने ही अंदाज पर पछता रहा हो। उसने मिश्का की हथेलियां अपने घुटनों पर रखी और धीरे धीरे मरहम लगाते हुए बोला, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारा हर दर्द और तुम्हारा हर डर
मिष्का की आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप उसका चेहरा देखा, जिस पर अब कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ सच्चा अपनापन था। रायजादा मेंशन, सुबह का समय। मेंशन के बड़े बड़े दरवाजे पहले से ही खुले हुए थे। वंश ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी बाहों में लिपटी मिष्का नींद में सिर उसके सीने से लगाए हुए थी। वो कार में बैठे बैठे हुई सो गई थी और वंश ने उसे उठाया ही नहीं था, क्योंकि कल रात वो सो ही नहीं पाई थी। उसके चेहरे पर सुकून था और वंश के चेहरे पर अधिकार। वो सीधे लॉबी से गुजरते हुए ऊपर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा, मगर तभी पीछे से धनिया दिखी। वंश ने बिना ज्यादा बोले उसे बस नजर से इशारा किया, हम दोनों का नाश्ता ऊपर ही भेज देना, घर पर तो सभी ने कर लिया होगा। धनिया सिर हिलाकर रसोई की ओर मुड़ गई थी, लेकिन तभी सीढ़ियों के पास सोफे पर बैठी राजेश्वरी रायजादा यानी वंश की दादी माँ अपनी चाय की प्याली रखते हुए बोली, पैरों में क्या मेहंदी लगी है इस लड़की के, जो नौकरानी खुद चल भी नहीं सकती अब। उनकी बात सुनकर वंश की आंखों में गुस्सा उतर आया था। मिष्का की नींद जैसे टूट चुकी थी, मगर उसने खुद को और ज्यादा सिमटा लिया था। तू तो जोड़ू का गुलाम बन गया है वंश। दादी माँ ने चाय की चुस्की ली। इतना भी क्या प्यार, या फिर बस नौटंकी है कुछ दिन की। ऐसा भी कौन सा जादू किया है इस नौकरानी ने तुझ पे और अंजलि पर कि मेरी सहेली की पोती का रिश्ता ठुकराकर तूने इस नौकरानी से शादी की। चल ठीक था, तुझे नताशा पसंद नहीं थी, मैंने मान लिया, लेकिन एक से कम लड़की का रिश्ता था तेरे लिए, तो फिर ऐसा इस नौकरानी में क्या देखा? अंजलि ने जो 2 करोड़ देकर इस नौकरानी से शादी करवाई, भगवान ही जाने, ना जाने अंजलि की आंखों पर कौन सी पट्टी पड़ी हुई है। दादी की कड़वी बातें सुनकर वंश की आंखें एक पल को सख्त हो गई थीं। वो पलटा और पूरे ठंडे मगर तीखे लहजे में बोला, आपको हर रिश्ते में नौटंकी क्यों दिखती है दादी माँ? दादी माँ के चेहरे की मुरझाई त्वचा तन गई थी। वंश ने पहली बार उनके सामने जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज वो अपनी पत्नी के लिए बोला था, इसीलिए दादी माँ को कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा था। वंश ने आगे कहा, अगर इसे उठाना गुलामी है तो हाँ, मैं हूँ अपनी बीवी का गुलाम, क्योंकि मैंने उसे हक से और प्यार से छुआ है और अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मिष्का को अपनी पत्नी के रूप में अपना चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे इस घर की बहू के रूप में अपना लें, और आप चाहें तो आज से मुझे रायजादा नहीं मिष्का का गुलाम ही नाम दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजेश्वरी रायजादा एकदम चुप हो गई थी। वंश मुड़ा और अब तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता गया था। कमरे में पहुंचते ही उसने मिष्का को धीरे से बिस्तर पर बैठाया। जाग गई आप? वंश ने धीरे से पूछा, उसके बालों में हाथ फेरते हुए। मिष्का ने हौले से आंखें खोली और बगल की दीवार से नजरें चुरानी थी। लगता है सुन लिया आपने नीचे का तमाशा। मिष्का ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया और कुछ कहना चाहा। वंश ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे सामने किया। मिष्का ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। मिष्का ने उसकी बाहें अपने इर्द गिर्द महसूस की तो उसकी सांसें खुद ब खुद तेज होने लगी थी और उसकी पीठ से लगते हुए वंश की गर्म सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने आगे सरकने की कोशिश की, वंश ने उसकी कमर और कसकर पकड़ ली थी। रुकिए जान, अब कहाँ भाग रही हैं? उसकी आवाज़ बेहद धीमी और गहराई से भरी हुई थी। मिष्का का चेहरा पूरी तरह गर्म हो चुका था, उसकी पलकों की कपकपी साफ दिख रही थी। आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? उसने हकलाते हुए पूछा। वंश मुस्कुरा दिया था। आज नहीं जान, आज तो सिर्फ तुम्हें देखना है। उसने मिष्का को धीरे से पलटकर अपनी तरफ किया। अब वो दोनों आमने सामने थी बिल्कुल। वंश ने उसके माथे को चूमा और धीमे से फुसफुसाया, पता है जान, जब तुम कह रही थी ना कि तुम्हें दर्द हो रहा है, तो लग रहा था जैसे मुझे तुम्हारे और पास आ जाना चाहिए था। मिष्का की आंखों में अब डर और शर्म दोनों उतर आए थे। प्लीज़ अब ऐसा कुछ मत कहिए, हम। वंश ने उसकी उंगलियां अपने होठों पर रख ली थी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है जान, कुछ नहीं कहता, लेकिन आज एक डील तो करनी है तुमसे। क्या? मिष्का ने धीरे से पूछा। वंश ने उसके कान के बेहद करीब आकर कहा, आज रात जब मैं वापस आऊं तो वही लाल रंग का आउटफिट पहनना जो कल रात मैंने। मिष्का की सांसें जैसे रुक गई थी। उसने सिर झुकाकर आंखें बंद कर ली थी। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी भाभी, दरवाज़ा खोलिए ना। आरती और श्रुति ने दरवाज़ा पीटते हुए आवाज़ दी। मिष्का और वंश दोनों चौंक पड़े थे। मिष्का फौरन बिस्तर से उठी और अपनी चूड़ियां ढूंढने लगी थी जो वंश ने कुछ देर पहले उतार दी थी। वंश अब भी उसकी घबराहट देखकर मुस्कुरा रहा था। आप बताओ जान, क्या मैं खुद ही दरवाज़ा खोल दूं? मिष्का ने घबरा कर कहा, नहीं, आप पीछे हटिए, कोई देख लेगा तो देख लेना जान, क्या मैं चोरी कर रहा हूँ? अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। आप ना प्लीज़। वंश ने हंसते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन अचानक भाभी,
जल्दी खोलिए ना, हम लोगों को आपसे बात करनी है। वंश की इस हरकत पर मिष्का की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी। कुछ जरूरी बात करनी है भाभी, दरवाजा खोलिए ना। इस बार दरवाजे के पीछे से किसी की बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। वंश ने धीरे से उसके होठों से होठ अलग किए और आखिरकार उसने दरवाजा खोल दिया था। श्रुति ट्रे लेकर अंदर आई और आरती दरवाजे पर ही टिक गई थी। श्रुति ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी आंखें वंश पर जाकर टिक गई थीं। सामने वंश राजादा को खड़ा देखकर उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो हमें लगा था भाभी अकेली होगी। श्रुति की आवाज़ धीमी हो चली थी। आरती भी धीरे धीरे अंदर आ चुकी थी, लेकिन दोनों की नजरें जमीन पर थीं, क्योंकि वंश के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। लेकिन वंश के चेहरे पर आज पहली बार मुस्कान थी। वंश ने मुस्कुराते हुए मिष्का की तरफ देखा, जब तक अपने कान की बाली पीछे ठीक कर रही थी, और चेहरा पूरी तरह शर्म से लाल था। नाश्ता वहीं रख दीजिए श्रुति, वंश ने एकदम सहज आवाज में कहा। फिर आरती की तरफ देखा। सुनो आरती दीदी, हमारी जान की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम आज ऑफिस नहीं जा रहे। बस अंजलि दी से कुछ बात करनी है। तब तक आप दोनों की जिम्मेदारी है हमारी गैर मौजूदगी में उसका ध्यान ऐसे ही रखिए जैसे मैं रखता हूँ। श्रुति और आरती एक दूसरे से नजरें मिलाकर हंस रही थी। वो कुछ कह तो नहीं पाई थी, लेकिन वंश का इशारा सीधे सीधे समझ गई थी। उन्होंने धीमे से सिर हिलाया। मिष्का अब भी चुप थी, उसकी उंगलियां अपनी साड़ी के पल्लू से खेल रही थी। वंश ने उसे देखा और फिर हौले से कहा, अब चलो नाश्ता कर लो, वरना सब समझ जाएंगे कि मर्द सिर्फ बुखार नहीं है, तुम्हें कुछ और ही हुआ है। मिष्का ने उसकी बात पर उसे घूरा और फिर झुकी नजरों के साथ ट्रे की तरफ बढ़ गई थी। श्रुति ने चुपके से आरती के कान में फुसफुसाया, भाभी के कमरे में ना अब स्वीट डेंजर जोन का बोर्ड लगवा देना चाहिए। वंश भैया भी ना बहुत अजीब सा ही बिहेव कर रहे हैं। आरती अपनी हंसी दबाते हुए बाहर निकल गई थी और पीछे से दरवाजा बंद हो गया था। 1 महीना जैसे वक्त पंख लगाकर उड़ गया था। वंश का प्यार, उसकी परवाह और दिन की शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कान से होती थी। और अब मिष्का भी उस मेंशन के हर कमरे, हर कोने को थोड़ा थोड़ा अपनाने लगी थी। आरती और श्रुति उसे अभी भाभी कहकर ही पुकारती थी, कभी कभी हल्की हिचक के साथ, लेकिन मुस्कान के साथ। रसोई में उसकी राय ली जाने लगी थी और कभी कभी धनिया मिष्का से उसकी पसंद भी पूछ लिया करती थी। आपके लिए आज खट्टा दाल बना दूं, छोटी मालकिन, मिष्का ने धीमे से मुस्कुराकर सिर हिलाती थी। लेकिन हर बार उसकी आंखें दादी जी के कड़वे बोल सुनकर भर आती थीं, जो आज भी बिल्कुल नहीं बदली थी। उन्हें मिष्का एक आंख नहीं भाती थी। वो उसे आज भी नौकरानी कहकर ही बुलाया करती थी। हमेशा उसे जताती कि वो वंश के लिए खरीदी हुई गुड़िया है, जिसे खेलकर वंश एक दिन जरूर छोड़ देगा। ये तो अंजलि दी के अलावा और कोई भी नहीं जानता था कि उन्होंने मिष्का की मामी को 2 करोड़ रुपए किस बात के दिए थे। पैसे मिलने के बाद मिष्का के मामा और मामी जी ने यह शहर ही छोड़ दिया था और अपनी जिंदगी कहीं और ही बसा ली थी। और ना ही मिष्का के मामा मामी ने उसे पलटकर कभी फोन भी किया था। लेकिन वंश के प्यार ने उसकी सारी कमियों को भर दिया था। एक दिन मिष्का पूजा की थाली हाथ में लिए मंदिर में दिया जला रही थी। आरती और श्रुति उसके पास ही खड़ी हुई थी। तभी पीछे से आवाज आई, हमें तो ये समझ नहीं आता कि ये नौकरानी घर की मालकिन भी बन गई है क्या। माथे पर बिंदी, हाथ में पूजा की थाली, ये काम तो पहले श्रुति क्या करती थी ना। सबकी सांसें थम गई थी। वंश के बाद दादी माँ ही एक ऐसी इंसान थी जिसके सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय अंजलि दीदी और वंश के। लेकिन अंजलि दीदी अभी वहाँ मौजूद नहीं थी। मिष्का की उंगलियां दिए की लौ के पास लटक गई थी। दादी का चेहरा भी उतना ही कठोर था और उनकी आंखों में वो जमी हुई नफरत ज्यों की त्यों थी। वंश तो बहका हुआ है, इसके रूप के मुंह में कमबख्त बला की तरह खूबसूरत है। वंश तो इसके माया जाल में फंस कर रह गया है, मगर इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं, कहाँ से उठकर आई और कहाँ बैठ गई। नौकरानी होकर खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है। श्रुति ने धीरे से मिष्का का हाथ थाम लिया था और आरती ने तो अपनी नजरें ही झुका ली थी। मिष्का की आंखें दिए की लौ में स्थिर थी, लेकिन अंदर एक बेचैनी सुलग रही थी। दादी के शब्दों की कड़वाहट कानों में उतरकर उसकी आत्मा को छू रही थी। कमबख्त बेला की खूबसूरत है, ये बात तो उसे पहले किसी ने नहीं कही थी, न किसी तारीफ में और न ही किसी तंज में। वो सुंदर तो बहुत थी, लेकिन कभी खुद को लायक महसूस नहीं कर पाई थी, क्योंकि मामी जी के घर में भी उसे एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया था। और वंश से शादी के बाद भी उसकी जगह तो बदल गई थी, लेकिन आज भी दादी माँ उसे उसी नजर से देखा करती थी। दादी की कड़वी बातें सुनकर उसके होंठ कांप गए थे, मगर वो कुछ बोली नहीं थी। उसने दिया रखा, थाली उठाई और धीमे कदमों से वहां से चली गई थी। शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी। वंश लॉन से होकर घर में दाखिल हो रहा था जब उसे आरती और श्रुति के बाहर आते देखा।
दोनों कुछ परेशान सी लग रही थी। उसने दोनों को एक नज़र भरकर देखा, फिर धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? श्रुति ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन आरती ने सिर हिला दिया था। कुछ नहीं भैया, बस वो पूजा हुई थी। वंश की नज़र उनके चेहरों से होकर ऊपर अपने कमरे की ओर गई। वो समझ चुका था कि दादी माँ ने फिर से मिष्का को कुछ कहा होगा, जिसे आरती और श्रुति ने देखा होगा। वो अगले ही पल सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ चला गया था। मिष्का बालकनी की दीवार से लगी हुई बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था और थाली अब भी गोद में रखी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसने रोया नहीं था। वंश दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ पल तक खामोशी से उसे देखता रहा था, फिर धीरे से उसके पास आकर बैठ गया था। किसी ने कुछ कहा जान? मिष्का ने धीरे से सिर झुकाया। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? वंश ने थाली उसके हाथ से ले ली थी और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। तुम्हें लगता है जान, मैं जानता हूँ। नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? मिष्का ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज़ एकदम शांत थी, लेकिन गहराई लिए हुए। मैं सब समझता हूँ मिष्का, लेकिन कुछ जंगें मैं तब लड़ूंगा जब मेरी रानी खुद अपने लिए हक के लिए खड़ी होगी। मिष्का की आंखों में आंसू आ गए थे। आपके प्यार में कोई कमी नहीं है वंश, लेकिन मैं क्या करूँ? हर बार उन नज़रों को सहना मुश्किल होता है जो मुझे कभी इंसान ही नहीं समझती। वंश ने उसके गाल से उसके आंसुओं को पूछा। तो अब वक्त आ गया है जान कि तुम मेरी सिर्फ बीबी नहीं, इस घर की छोटी मालकिन बनो। और अगले ही दिन वंश ने सबके सामने मिष्का से कहा, खासकर दादी के सामने, दादी मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मिष्का वंश रायजादा की बीवी है, कोई आम लड़की नहीं। उसकी बेइज्जती मैं सहन नहीं करूँगा, चाहे सामने आप ही क्यों ना हो। अगर मिष्का आपको पसंद नहीं तो आप उससे दूर रहिए। दादी उनकी बात सुनकर चुप हो गई थी और कई दिनों से उन्होंने मिष्का से कुछ कहा भी नहीं था। रायजादा मैंशन में एक सुबह वंश कमरे में दाखिल हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था। मिष्का खिड़की के पास बैठी चाय पी रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, मगर आंखों में अभी एक अधूरा सा एहसास ठहरा हुआ था। चलो पैकिंग करो, वंश ने सीधा कहा। मिष्का ने चौंक कर देखा। कहाँ और किस लिए? हनीमून। दोस्तों, कल मैंने फ़ोन रिपेयरिंग के लिए भी भेजा था, उसके बाद भी रिकॉर्डिंग में वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है। मैं अपना दूसरा फ़ोन रिपेयर कराकर उसी से रिकॉर्डिंग क्या करूँगी। प्लीज़ तब तक आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टू बी कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव या अस्वीकार्य व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी को केवल एक फिक्शनल एंटरटेनमेंट के रूप ही देखें।